Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. As you remember हमने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स. इसकी बेसिक डेफिनेशन हमने सीखी थी, देन उसकी डबल एंट्री. उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स to calculate depreciation. It was straight line method, then reducing balance method, then revaluation method. मेक श्योर कि ये सारे मेथड्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं. Then double entry means how to record this depreciation in the journal and ledgers. तो इसकी जो बेसिक डबल एंट्री है दैट इज इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट. अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो कैसे प्रिपेयर होगा. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दैट इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, और अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री जो भी हमने एंट्री ऊपर लिखी हुई है इसके साथ एनुअल डेप्रिसिएशन दैट विल बी ऑन क्रेडिट साइड, and the closing balance will be on debit side. उसके बाद हमने डिस्पोजल की एंट्रीज देखी थी, और डिस्पोजल को समझने के लिए हमने दो एंट्रीज को यहाँ पे दोबारा लिखा, दैट इज परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट एंड एनुअल डेप्रिसिएशन. व्हेन वी परचेज नॉन करंट एसेट तो क्या होता है, नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, एंड लेटर स्टेजेस पे व्हेन वी यूज दैट नॉन करंट एसेट, एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है जिसका नाम डेप्रिसिएशन है. तो उसकी डबल एंट्री है इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट. नंबर 3 पे है डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, कि जब कोई भी नॉन करंट एसेट सेल आउट होगा तो उसको मैंने कैसे बुक्स में वर्कआउट करना है. तो उसके लिए हमने 3 एंट्री सीखी थी. नंबर 1 जो एंट्री है ए पार्ट, दिस इज फॉर कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, कि जितने का एसेट बाय हुआ था वो अमाउंट कैसे मैनेज होगी. उसको हम क्या करेंगे कि नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट एंड डिस्पोजल अकाउंट डेबिट. जो पहली एंट्री है दिस इज विद कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट. सेकंड इज फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, विच वन इज सोल्ड नॉन करंट एसेट, उसके ऊपर टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है. तो जितनी भी डेप्रिसिएशन हो चुकी है उसको हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट. एंड थर्ड एंट्री इज कि द सेल प्रोसीड्स, मतलब कि जो हमारा ओल्ड एसेट है वो कितने का सेल हुआ, दैट अमाउंट डेबिट इन बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट इन डिस्पोजल अकाउंट. एंड विद दीज एंट्रीज वी विल सी के जो डिफरेंट लेजर अकाउंट्स हैं वो कैसे बनने हैं. जैसा कि नॉन करंट एसेट अकाउंट जो फुल फ्लेज बनेगा वो कैसे बनेगा, कि नॉन करंट एसेट अकाउंट का opening balance this is on debit side as it's an asset, and the new purchased non-current asset that will be on debit side. इसकी डबल एंट्री आपको पता है कि नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट. और अगर कोई एसेट सेल होता है तो उसकी डबल एंट्री हमें आती है कि नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट एंड डिस्पोजल अकाउंट डेबिट. तो हम देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट आ रही है इसका डेबिट इफेक्ट जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में, and then there will be the closing balance on the credit side. तो नॉन करंट एसेट अकाउंट का फुल फ्लेज फॉर्म हमने देखा कि इन अ सेम टाइम पीरियड अगर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट भी है और सेल ऑफ नॉन करंट एसेट भी है तो उसको मैंने कैसे रिकॉर्ड करवाना है. उसके बाद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. इससे पहले जो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखा उसमें डिस्पोजल का कोई रिकॉर्ड नहीं था. अब हम इसको और भी डिटेल से समझ रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस तो वैसे ही है जैसे हमने पहले देखा कि दिस इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड, और जो एनुअल डेप्रिसिएशन है उसकी डबल एंट्री के अकॉर्डिंगली जो एनुअल डेप्रिसिएशन है दैट इज ऑन क्रेडिट साइड. डबल एंट्री आपको बार बार समझाई जा रही है कि दैट इज इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट. इसके बाद जो एसेट सेल आउट हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है, उसकी डबल एंट्री कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट. अब डिस्पोजल अकाउंट ने क्रेडिट होना है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ने डेबिट होना है. दैट्स व्हाई डेबिट साइड पे
जो वैल्यू नज़र आ रही है इसके साथ लिखा हुआ है कि दिस इज क्रेडिट साइड पे गई है इन द डिस्पोजल अकाउंट। और ये कौन सी अमाउंट है? दिस इज बेसिकली टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द सोल्ड नॉन करेंट एसेट, कि जो एसेट हमने सेल कर दिया है उस पर टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हुई। एंड हियर इज द क्लोजिंग बैलेंस दैट इज ऑन डेबिट साइड। इसके बाद हम डिस्पोजल अकाउंट को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ समझेंगे कि इससे पहले हमने जो डिस्पोजल अकाउंट सीखा दैट वाज नॉट विद फुल फ्लेज डिटेल, आज हम उसको और भी डिटेल से सीखेंगे। और यहाँ पे हमारे लिए एक नई चीज़ है पार्ट एक्सचेंज ऑफ यूज्ड नॉन करेंट एसेट, कि जब हम कोई पुराना एसेट दे के नया एसेट लेके आते हैं तो शोरूम पे पुराने एसेट की जो वैल्यू लगती है उसको कहा जाता है पार्ट एक्सचेंज वैल्यू। इसको पार्ट एक्सचेंज अलाउंस भी कहा जाता है, पार्ट एक्सचेंज वैल्यू। तो होता क्या है कि हमारे पुराने एसेट की जो वैल्यू लगी उसकी डबल एंट्री ध्यान से समझें कि नॉन करेंट एसेट अकाउंट डेबिट एंड पार्ट एक्सचेंज वैल्यू मींस डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। इट मींस कि डिस्पोजल अकाउंट ने क्रेडिट होना है, लेकिन कितनी अमाउंट के साथ होना है? जो उसकी वैल्यू लगी शोरूम पे। अब इस चीज को डिस्पोजल अकाउंट के अंदर कैसे मैंने वर्कआउट करना है उसको समझें। जैसा कि डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे पहली वैल्यू आ रही है नॉन करेंट एसेट कॉस्ट। दिस इज बेसिकली फर्स्ट एंट्री ऑफ द डिस्पोजल, कि जब हम पहली एंट्री समझते हैं कि डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड नॉन करेंट एसेट अकाउंट क्रेडिट, ये वो अमाउंट है कि नॉन करेंट एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया और डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। इसके बाद सेकेंड एंट्री हमें आती है डिस्पोजल की। डिस्पोजल की हमें सेकेंड एंट्री आती है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। सो दैट्स व्हाई ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है दिस इज बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट हो गई और यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड। The third amount, which is basically bank account debit and disposal account credit, हम देख सकते हैं कि वो अमाउंट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रही है। अब बैंक के साथ ऑप्शन में लिखा हुआ है पार्ट एक्सचेंज वैल्यू। अब यहाँ पे आपने जरा ध्यान से बात को समझ लें कि अगर तो हमने पुराना एसेट दे के अमाउंट रिसीव की है, लाइक हमें एक चेक मिला है, तो उसकी डबल एंट्री तो समझ आती है कि जी बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर हमने पुराना एसेट दे के कोई नया एसेट लिया है, यानी कि पुराना दिया शोरूम पे, साथ कुछ पैसे दिए और नया ले लिया, तो उसके लिए जाहिर है पुराने एसेट की हमें चाहिए होगी पार्ट एक्सचेंज वैल्यू। तो डिस्पोजल अकाउंट एज इट इज बनेगा जैसे हमने पहले बनाया। सिर्फ थर्ड एंट्री पे जब हम पहुंचेंगे जो कि बैंक की एंट्री होती है कि जी बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, इस वैल्यू के साथ ऑप्शन में है पार्ट एक्सचेंज वैल्यू, कि अगर तो हमने अमाउंट रिसीव की है तो बैंक डेबिट, और अगर हमने पार्ट एक्सचेंज किया है तो फिर अगर हमने पार्ट एक्सचेंज किया है तो क्या होना है? बैंक की जगह फिर पार्ट एक्सचेंज वैल्यू आ रही होगी क्रेडिट साइड पे और इसके अगेंस्ट डेबिट होगा नॉन करंट एसेट अकाउंट। जैसा कि पार्ट एक्सचेंज की नीचे डबल एंट्री दी हुई है, क्योंकि पुराना एसेट देके हम नया ले रहे होते हैं तो फिर हम बैंक को डेबिट नहीं कर रहे होते बल्कि नॉन करंट एसेट अकाउंट को डेबिट करना होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझ लें क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी, पहले आपने ये नहीं पढ़ा हुआ। कि पार्ट एक्सचेंज में होता क्या है कि हम लोग ओल्ड एसेट शोरूम पे देते हैं, साथ कुछ पैसे देते हैं और नया लेके आ जाते हैं। अब इसकी डबल एंट्री क्या होनी है, हाउ टू रिकॉर्ड इन जर्नल और लेजर्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम समझें। तो देखें हमने जो इससे पहले डिस्पोजल की एंट्री सीखी है वो ऐसी थी कि जी बैंक अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, जितने का भी एसेट सेल हुआ। अब जितने का भी सेल हुआ बेसिकली वही अमाउंट है पार्ट एक्सचेंज वैल्यू, कि भी जितने का शोरूम पे हमारा वो पुराना एसेट चला गया, तो जो वैल्यू उसको लगी पुराने एसेट को उसने एज इट इज डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आना है। फर्क क्या है कि पहले हम यहाँ पे बैंक लिखते थे, अब यहाँ पे आ जाएगा पार्ट एक्सचेंज वैल्यू
और पहले जब हम बैंक लिखते थे तो जाहिर है बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट होता था। जब हम पार्ट एक्सचेंज करेंगे तो फिर बैंक डेबिट नहीं होना बल्कि नॉन करेंट एसेट अकाउंट डेबिट होना है, क्योंकि हमने पुराना एसेट देके नया लिया है। तो वो नॉन करेंट एसेट अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट विद पार्ट एक्सचेंज वैल्यू। तो ये हमने इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, होप आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए डिस्पोजल अकाउंट को हम बैलेंस ऑफ करें, अगर तो क्रेडिट साइड हैवी है तो प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड लो है तो देयर विल बी अ लॉस, और प्रॉफिट या लॉस जो भी हो दैट विल बी ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। ये बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। हियर इज हाउ टू ट्रीट डेप्रिसिएशन इन द फाइनल अकाउंट्स, लाइक इनकम स्टेटमेंट में इसको कैसे ट्रीट करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे ट्रीट करना है। तो इनकम स्टेटमेंट में हमने इसको एज एन एक्सपेंस लेना होता है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन के साथ ही लिखा था इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। सो ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से हम लेस कर देते हैं अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट में एनुअल डेप्रिसिएशन लेस हो रही होगी, सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट। इसमें क्या होना होता है कि हमने किसी भी नॉन करेंट एसेट की जो कॉस्ट है उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट बुक वैल्यू पे हमने अपने नॉन करेंट एसेट को शो करना होता है। दोबारा से समझ लें, कोई भी नॉन करेंट एसेट, जैसा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मशीनरी लिखा हुआ है, मशीनरी के अलावा एनी अदर नॉन करेंट एसेट, तो उसकी पहले हम लिखेंगे कॉस्ट, फिर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके बनाएंगे नेट बुक वैल्यू। तो बेसिकली हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करेंट एसेट्स को नेट बुक वैल्यू पे शो करना होता है। दोबारा से समझें कि नॉन करेंट एसेट्स को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने नेट बुक वैल्यू पे शो करना होता है, और नेट बुक वैल्यू नीचे दी हुई है, दैट इज बेसिकली कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसके बाद है कि डेप्रिसिएशन के ऊपर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स की वर्कशीट आपको प्रोवाइड की गई है। इससे पहले जो हमने बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स सीखा उसके साथ कॉन्सेप्ट सारे लिखे हुए थे। अगर किसी बच्चे को अलग से भी चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, वो अलग से भी कॉन्सेप्ट्स की वर्कशीट आपको शेयर कर दी जाएगी। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यू नो वेल कि अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट्स वी कैन नॉट ओवरस्टेट आवर एसेट्स। तो जाहिर है अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हम अपने नॉन करेंट एसेट्स को ओवरस्टेट कर रहे होंगे। इट मीन्स के ये जो डेप्रिसिएशन का चार्ज करवाना है दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे अप्लाई होता है दैट इज मैचिंग आर एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग आर एक्रूवल का मीनिंग पहले समझें कि किसी भी ईयर में, स्पेसिफिक ईयर में इनकम और एक्सपेंसेस जो हम कंपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, दैट मस्ट बी द सेम ईयर। वो एक ही साल के इनकम और एक्सपेंसेस होने चाहिए, किसी भी दूसरे ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आने चाहिए। तो देखिए नॉन करेंट एसेट्स को हम यूज करते हैं, बेनिफिट गेन करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, तो वो तो इनकम हो गई। अब नॉन करेंट एसेट्स को यूज करके हमने इनकम जनरेट कर ली, लेकिन नॉन करेंट एसेट से रेलेवेंट एक्सपेंस कौन सा आया, दैट विल बी द डेप्रिसिएशन। तो इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया कि अगर आप नॉन करेंट एसेट्स को यूज करके इनकम जनरेट कर रहे हैं और वो इनकम स्टेटमेंट में आ रही है तो उसके अगेंस्ट सेम ईयर का एक्सपेंस भी आना चाहिए, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो हमने कॉन्सेप्ट्स को भी याद रखना है कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। सो दिस इज बेसिकली मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो हमें डेप्रिसिएशन के हवाले से पता होनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि ये वर्कशीट आपको जूम पे ही सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, स्लाइड्स एंड देन क्वेश्चंस, उनकी मार्किंग स्कीम। ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने और साथ साथ मुझे शेयर करते जाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपने पूछनी है।
जी, हमारी वर्कशीट में टोटल 7 क्वेश्चन है और अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पार्ट एक्सचेंज भी हम मैनेज करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि सिंपल बैंक डेबिट डिस्पोजल अकाउंट वाला सिनेरियो हमें पता है। पार्ट एक्सचेंज हमारे लिए नई चीज़ है, इसको हम ज़्यादा टारगेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहते हैं कि एफ ए लिमिटेड द बिजनेस नेम, उनके मोटर व्हीकल्स और मोटर व्हीकल्स की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें गिवन, एंड दिस इज एट 1 जनवरी 2016। अगर आप रिक्वायरमेंट में आए तो वट एवर वी नीड टू प्रिपेयर दैट इज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। इट मीन्स के 2016 में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं जनवरी टू दिसंबर। तो क्वेश्चन के अंदर ईयर स्टार्ट ईयर एंड सबसे पहले हमने देखना होता है, ताकि पता हो कि हम किस साल में इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं। एंड देन वी विल सी नॉन करंट एसेट की जो सेल परचेज है वो कौन कौन सी डेट्स पे अक्कर हुई। ये नॉन करंट एसेट्स के क्वेश्चन के बहुत नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं, जिनको लाजमी हमने हाईलाइट कर लेना होता है पहले ही, ताकि अकॉर्डिंगली फिर उसको फॉलो कर सकें। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें तो वी आर गिवन all the company's motor vehicles had been purchased on 1st January 2016. If we are at 1st January 2016 now, and motor vehicles were purchased on 1st January 2014, so one thing which is understood, if our 2014 and 2015 दो साल की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। नंबर 2 को पढ़ें, on 1st July 2016 a new motor vehicle was purchased for 48,000, ठीक है। The cost was settled by a check payment of 28,000. The balance by the part exchange of an old motor vehicle. Fine. The vehicle that was part exchange had cost 36,000. तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने during the year like mid of 2016 we purchased a non-current asset, a motor vehicle for 48,000. और 48,000 की मोटर व्हीकल जो हमने बाय की, उसके लिए हमने बैंक से पे किया 28,000, और रिमेनिंग अमाउंट हमने कैसे सेटल की? दैट इज सेटल्ड बाय अ पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड नॉन करंट एसेट, एन ओल्ड मोटर व्हीकल। और यहाँ पे जो चीज़ हमने समझनी है वो क्या, कि न्यू एसेट विच इज ऑफ 48,000, उसके लिए बैंक से अगर 28,000 हमने दिया है और बाकी अमाउंट पार्ट एक्सचेंज से कवर हुई है, तो अंडरस्टूड है कि पार्ट एक्सचेंज वैल्यू इज 20,000। पुराना एसेट जो हमने दिया है शोरूम पे, पुरानी गाड़ी जो हमने दी है, वो हमारी निकली 20,000 की, बैंक से हमने दी है 28,000 और 48,000 की नई गाड़ी लेके आ गए। दोबारा से समझें, कैसे पता चला कि पुरानी गाड़ी जो वो 20,000 की हमारी निकल गई? तो उसको समझने के लिए आप देखें कि जो नया एसेट, नई गाड़ी हम ले रहे हैं 48,000 की, उसके लिए हमने बैंक से पेमेंट की है 28,000, और आगे जो लिखा हुआ है द बैलेंस बाय द पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मोटर व्हीकल, वो जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज 20,000। इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग 20,000 वाज सेटल्ड बाय द पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मोटर व्हीकल। तो पुरानी गाड़ी हमारी निकल गई 20,000 की, और वो जो 20,000 की गाड़ी हमारी निकली है वो हमने खरीदी कितने की थी? इट वॉज परचेज्ड फॉर 36,000। तो आप 36,000 के लिए वर्किंग करें। वर्किंग कैसे करेंगे? उसके लिए नंबर 3 को पढ़ना पड़ेगा। नंबर 3 में हमें बताया गया कि जी डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। द कंपनी पॉलिसी इज टू डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल्स एट 25% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
A full year's depreciation is charged in the year of purchase but none in the year of sale. इसका मतलब ये है कि ये जो 36,000 की गाड़ी हमने खरीदी थी 1 जनवरी 2014 को, उसके ऊपर हम 2014 की डेप्रिसिएशन करेंगे, 2015 की करेंगे, लेकिन 2016 की नहीं करेंगे क्योंकि फर्म की पॉलिसी है कि ईयर ऑफ सेल में देयर इज नो डेप्रिसिएशन। तो अब क्या करें, 36,000 का 25% लें, ये आ जाता है 9,000। 9,000 डेप्रिसिएशन, दिस इज फॉर 2014। अब 2015 के लिए क्या होगा कि आप 36,000 में से माइनस कर दें 9,000 को, 27,000, और 27,000 का अगेन 25% लें तो ये आ जाएगा 6750। 6750। तो 2 सालों की टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगी, 15,750। 15,750। 2 सालों की जो टोटल डेप्रिसिएशन होगी दैट विल बी 15,750। अच्छा जी, अब टोटल डेप्रिसिएशन आपने याद रखनी है फॉर 2 इयर्स। और अभी हम इसके लेजर अकाउंट्स बनाने सीखने हैं कि हाउ टू प्रिपेयर दीज लेजर अकाउंट्स। और जरा गौर से देखें, हमें रिक्वायर क्या किया गया, हमें रिक्वायर किया गया जी कि आपने मोटर व्हीकल्स अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। अब आप देखें, जब हम मोटर व्हीकल अकाउंट बनाएंगे फॉर 2016 तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। 2016 जब ईयर आता है और हम प्रोविजन फॉर हम मोटर व्हीकल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। ओपनिंग बैलेंस दैट इज 124,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 54,250। एंड इफ यू सी, हमें ये वैल्यूज गिवन है 1 जनवरी 2016 को। अब ड्यूरिंग 2016 क्या कुछ हुआ, तो हम क्या करेंगे, जब हमने लेजर अकाउंट्स बनाने हैं तो मेक श्योर कि आप तीनों लेजर अकाउंट्स इकट्ठे ओपन करें, मोटर व्हीकल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल अकाउंट। तीनों लेजर अकाउंट्स हमने पेज पे डिफरेंट मतलब थोड़े थोड़े मार्जिन के साथ इकट्ठे ओपन कर लेने हैं और इकट्ठे हम इनको प्रिपेयर कर रहे होंगे। उसकी वजह कि एट द सेम टाइम अगर एक अकाउंट ज़ाहिर है डेबिट हो रहा है तो कोई ना कोई सेकंड वन क्रेडिट भी हो रहा है। तो मैंने मोटर व्हीकल अकाउंट ओपन कर लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर लिया एंड अब मैं आगे चलता हूँ। फॉर द ईयर 2016 हमने क्या किया, एक एसेट बाय किया 48,000 का। अब ये 48,000 अमाउंट जो है ये मोटर व्हीकल अकाउंट में डेबिट साइड पे आनी है, लेकिन डेबिट साइड पे कैसे आनी है कि एक अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट साइड पे बैंक 28,000 और नीचे एक वैल्यू लिखेंगे पार्ट एक्सचेंज वैल्यू 20,000। तो इस तरह से 48,000 अमाउंट पूरी होनी है। और जो पार्ट एक्सचेंज वैल्यू आपने 20,000 डेबिट साइड पे लिखी है मोटर व्हीकल अकाउंट में, उसका क्रेडिट इफेक्ट कहां पे जाना है, डिस्पोजल अकाउंट में। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 के साथ और मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट। आगे आए तो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की जो एंट्री करनी होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्री, तो हमने सोल्ड एसेट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा हुआ है 54,250। तो सोल्ड एसेट की डेप्रिसिएशन है 15,750। उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। और वो भी दोनों लेजर्स में हमने एंट्री कर देनी है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दें और डिस्पोजल को क्रेडिट कर दें। अच्छा, तो जो एसेट सेल हुआ था उसकी कॉस्ट थी 36,000। इसकी एंट्री क्या होनी है, मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट विद 36,000 और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट विद 36,000।
तो आपने देखा कि इस तरह से तीनों एंट्रीज कंप्लीट हो गई। पहली एंट्री मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। सेकेंड एंट्री ये जो पार्ट एक्सचेंज वैल्यू है 20,000 की, वो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट और मोटर व्हीकल अकाउंट में डेबिट। और साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 15750 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर डिस्पोजल अकाउंट। बट वन थिंग विच इज लेफ्ट वो है डेप्रिसिएशन फॉर 2016। डेप्रिसिएशन फॉर 2016 तो आप देखें 124,000, इसमें से 36,000 का एसेट माइनस हो गया और 48,000 ऐड हो गया। कैसे पता चला? सो सिंपल कि हमारे पास जो व्हीकल्स हैं दे आर ऑफ 124,000, उसमें से 36,000 की गाड़ी सेल हो गई और जो हमने न्यू बाई की है दैट इज 48,000। तो इसकी वैल्यू जो बच जाएगी वो क्या होगी? 136,000। इसी तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था 54,250, उसमें से माइनस कर दें 15,750। 15,750 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि द सोल्ड एसेट, विच वन इज द सोल्ड एसेट, उसकी डेप्रिसिएशन माइनस हो जाती है हमारे टोटल बैलेंस में से। तो 54,250 माइनस 15,750, तो रिमेनिंग अमाउंट है जी 38,500। तो अपडेटेड न्यू कॉस्ट 136,000 और रिमेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें, क्योंकि हमारा मेथड है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और नेट बुक वैल्यू जो बचेगी उसका आप 25% लें, तो ये आ जाता है 24,375। तो दिस इज बेसिकली एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर 2016। एनुअल डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें आती है कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। एक दफा जरा इसकी मार्किंग स्कीम देख लें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये देख लें जी, नॉन करंट एसेट अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया और जो नेक्स्ट हमने बाय किया 48,000 वो डेबिट साइड पे। लेकिन 48,000 जो है उसके दो हिस्से हैं, क्योंकि 28,000 बैंक से पे हुए हैं और 20,000 पार्ट एक्सचेंज वैल्यू है। और ये जो पार्ट एक्सचेंज वैल्यू है जब हम नॉन करंट एसेट अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं तो ये देखिए डिस्पोजल अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पे आ रही है। इसी तरह से जो एसेट सेल हुआ 36,000 का वो नॉन करंट एसेट अकाउंट में क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा है। ये देखें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 54,250 और जो एसेट सेल हो गया उसकी डेप्रिसिएशन 15,750, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड ये डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। एंड इन दिस वे वी कैन सी देयर इज अ लॉस ऑफ 250 ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। और जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है ये देखें, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 24,375 अभी हमने कैलकुलेट करना सीखी। और नीचे भी वर्किंग इन्होंने की हुई है, अपडेटेड कॉस्ट एंड रिमेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी उसका 25% लेंगे। द एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर 2016 इज 24,375 एंड दिस इज द अमाउंट इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो लेजर्स को हम बैलेंस ऑफ कर लेंगे। साथ साथ आपको वर्किंग एक्सप्लेन की गई है कि हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। बी पार्ट में वही स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेशन करवाई गई है, इसको आप जरा खुद देखेंगे। अगर ना बात समझ आई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने इसका एक और क्वेश्चन करना है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।